Unacademy. Let's crack it. Please introduce yourself. Sir, my name is Rashmi. I'm from Kasganj. I have done my schooling from Kasganj. And then, sir, I was graduated from Aligarh Muslim University in the year of 2020. And since then, I've been preparing for judicial service examination. And this is my first attempt. Okay. What are your hobbies? Sir, basically, I enjoy writing and reading. Writing and reading. Okay. What do you mean by the term redemption? Sir, redemption, it is a term that we used under Transfer of Property Act. So redemption is a right which is given to the mortgager to redeem his property. Okay. What is the difference between lease and a license? सर मेन डिफरेंस बिटवीन लीज एंड लाइसेंस इज सर लीज जो है वो एक टर्म के लिए दी जाती है किसी भी पर्टिकुलर लेसर के लिए जिसमें सर उसके पास राइट होता है कि वो प्रॉपर्टी का किसी भी प्रकार से यूज कर सकता है, प्रॉपर्टी पर रिजाइड कर सकता है और प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन यूज कर सकता है. वाइल सर लाइसेंस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पास दैट इज गिवन टू पर्सन सो दैट वो प्रॉपर्टी को कुछ टाइम के लिए या किसी ओनली सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करेगा. ठीक है. अपील फ्रॉम ऑर्डर्स के कोई 5 एग्जांपल्स बताइए. Sir, appeal from order. Sir, appeal from order is given under section 104 under CPC, and sir, I'm not able to call it. Sorry. कोई बात नहीं है. What do you mean by secondary evidence? Sir, secondary evidences are the evidences that has been given under section 63 of Indian Evidence Act. सर सेकेंडरी एविडेंसेस वो सारे एविडेंसेस होते हैं जो कि सर्टिफाइड कॉपीज हैं किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट की. सेकेंडली सर अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इन पार्ट एग्जीक्यूट करा गया है तो सर हर वो कॉपी जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने एग्जीक्यूट करी है वो सेकेंडरी एविडेंस उसके अगेंस्ट होगा. एंड सर इसके अलावा सेकेंडरी एविडेंसेस डॉक्यूमेंट के ओरल अकाउंट्स भी होंगे जो किसी पर्सन ने पर्सनली देखे हुए हैं. दीज ऑल एंड सर अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल कॉपीज जो जेरोक्स कॉपीज होती हैं ऑल दोज आर सेकेंडरी एविडेंसेस. ओके. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेटेंट एम्बिग्विटी एंड लेटेंट एम्बिग्विटी? So patent and latent ambiguity again is a concept of Indian Evidence Act that has been given under section 92 from 92 to section 98. Yes sir. And so patent ambiguity means all those ambiguities that are apparent on the face of the record. These ambiguities are very apparent and can be seen. And so on the other hand, latent ambiguities are those ambiguities that are hidden and that cannot be seen on the face of the record. So if you may allow me, I can give example as well. Sure. यस सर. सर पेटेंट एम्बिग्विटी का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है सर उसमें
जो लैंग्वेज है वो फेस पर ही बहुत एम्बिगुअस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को बोला कि ए अपना हॉर्स बी को सेल करेगा या तो 1,000 रुपए में या 1,500 रुपए में। सर यहाँ पे लैंग्वेज ऑन द फेस ऑफ इट बहुत ही एम्बिगुअस है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पेटेंट एम्बिग्विटी। ऑन द अदर हैंड सर, लेटेंट एम्बिग्विटी मीन्स कोई भी सर डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई ऐसी लैंग्वेज यूज की गई है जो अनमीनिंग है एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें ए ने बी को बोला कि ए बी को अपनी लैंड जो कि हावड़ा में स्थित है वो सेल करेगा। बट सर ए के पास कोई भी लैंड हावड़ा में स्थित नहीं है, उसके पास एक लैंड कैलकाटा में स्थित है। तो सर यहाँ पर हम ए को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं ताकि वो एक्सप्लेन कर सकता है अपने फैक्ट्स को। ठीक है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछता हूँ मैं आपसे। जी दो सर। पर्सन से ए और बी, ए पर्सन जो है वो बी के पास जाता है, उसको अब्यूसिव वर्ड्स बोलता है और उसको जान से मारने की धमकी देता है। तो ए के ऊपर कौन कौन से चार्जेस फ्रेम होंगे? सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? ए बी को अब्यूसिव वर्ड्स बोलता है फर्स्टली, जी सर। सेकेंडली उसको जान से मारने की धमकी देता है। ये जी दो सर। ऑफेंसेस कौन कौन से हैं? चार्जेस कौन से फ्रेम होंगे? सर आई थिंक इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन के चार्ज हम ए पर लगा सकते हैं, क्योंकि वो ए के पास गया, उसने उसको अब्यूजिव लैंग्वेज बोली एंड सेकेंडली सर उसने जान से मारने की धमकी दी, जो कि आईपीसी के अंडर एक ऑफेंस है क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अंदर। तो ये जान से मारने की धमकी क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो गया। अब्यूसिव वर्ड्स के लिए क्या यूज करेंगे आप? कौन सा सेक्शन लगाएंगे? सर अब्यूजिव वर्ड्स के लिए सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। कोई बात नहीं है। प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट वर्ड से आप क्या समझते हैं? सॉरी सर। प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट। परफॉर्म अ डिफेंडेंट। Yeah. सर आई हैवंट हर्ड दिस टर्म। कोई बात नहीं है। प्रिसिप्ट्स वर्ड आपने सुना है? Yes, sir. क्या होता है Precepts. प्रिसिप्ट्स? Sir, precepts is a concept that is given under Civil Procedure Code. So basically, precept को हम एक order और command के तौर पर दे सकते हैं, जो कि कोई भी कोर्ट एक किसी दूसरे कोर्ट को देता है ताकि जजमेंट डेटर के अगेंस्ट एक प्रोसीजर इनिशिएट किया जा सके। अगर कोई भी रीजनेबल एप्रीहेंशन है डिक्री होल्डर को कि जजमेंट डेटर जो है फ्रूट्स ऑफ द डिक्री को सेल आउट कर सकता है या फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है, सर इस सूरत में हम जो डिक्री होल्डर है वो कोर्ट के पास अप्लाई करता है और सर प्रिसेप्ट फिर कोर्ट इशू करता है। ओके, व्हाट आर द रेमेडीज अगेंस्ट एन एक्स पार्टी डिक्री? ओके सर। सर एक्स पार्टी डिक्री में रेमेडीज जो हैं वो कॉन्करेंट रेमेडीज अवेलेबल होती हैं डिफेंडेंट के पास, जिसमें सर अपील हो सकती है, रिवीजन हो सकता है, उसके अलावा सर डिसमिसल भी हो सकता है। सर जिसमें कि ऑर्डर 9 रूल 13 में प्रोवाइड किया गया है। वहां पर अगर सर डिफेंडेंट ये दिखा देता है कि उसके पास समन नहीं पहुंचे थे या फिर उसके पास कोई रीजनेबल रीजन था जिसके तहत वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सका, इन सूरतों में सर एक्स पार्टी डिक्री को कोर्ट डिसमिस कर सकता है। ठीक है, अपील और रिवीजन में क्या डिफरेंस होता है इन सीआरपीसी? ओके सर। सर सीआरपीसी में अपील और रिवीजन का जो मेन डिफरेंस है वो ये है सर कि बहुत ही जो पर्टिकुलर टाइप की जो केसेस हैं उनमें अपील मिलती है। सर सिंस अपील इज अ क्रीचर ऑफ स्टैट्यूट, सीआरपीसी में प्रोविजंस प्रोवाइड करे गए हैं सर। वाइल ऑन दी अदर हैंड रिवीजन एक प्रोसीजरल मैटर है, जो कि सर प्रोसीजर पे किसी भी व्यक्ति को राइट मिलता है कि वो कोर्ट में जाकर किसी भी ऑर्डर को या किसी भी कोर्ट के आदेश को रिवाइज के लिए वो डाल सकता है सर। किन किन केसेस में विक्टिम के पास राइट है अपील फाइल करने का अंडर सीआरपीसी? सर विक्टिम के पास राइट टू अपील कहाँ कहाँ राइट टू किन केसेस में है सीआरपीसी में? ओके सर सीआरपीसी में राइट टू अपील, सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द सेक्शन बट आई नो द प्रोविजंस। सर इनएडेक्वेसी ऑफ कॉम्पेंसेशन में अपील फाइल की जा सकती है, या फिर सर इन एडेक्वेसी ऑफ सेंटेंस में अपील फाइल की जा सकती है। एंड देन सर इफ दी यस सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, सॉरी सर। कोई बात नहीं है। अब बताइए, क्या अपीलेट कोर्ट एडिशनल एविडेंस ले सकता है अंडर सीपीसी? यस सर। किन कंडीशंस में ले सकता है?
सर अपैलेट कोर्ट उन कंडीशंस में ले सकता है अगर अपैलेट कोर्ट को ये लगता है कि जो ट्रायल कोर्ट है वहां पर मैटर पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुआ है, या फिर कुछ ऐसे एविडेंसेस नए खोजे गए हैं जो कि ट्रायल के टाइम पर मौजूद नहीं थे, या फिर सर कोई एरर है अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। इन सारी सूरतों में सर अपैलेट कोर्ट एडिशनल एविडेंस ले सकता है। ठीक है, आप बताइए एस्टॉपल वर्ड से आप क्या समझते हो? सर एस्टॉपल एक एविडेंस का कॉन्सेप्ट है जो कि सेक्शन 115 एविडेंस में दिया हुआ है। सर बेसिकली अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में बोलें तो एस्टॉपल एक डॉक्ट्रीन है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्रिक्लूड किया जाता है कि वो अपने प्रीवियस दिए हुए स्टेटमेंट को मना ना कर सके। सर इन टेक्निकल लैंग्वेज वी कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने एक्ट से, अपने किसी भी एक्सप्रेशन से, इंप्रेशन से किसी भी व्यक्ति को ऐसा इंप्रेशन देता है कि एक कोई भी व्यक्ति को किसी भी पर्टिकुलर तरीके का इंप्रेशन देता है जिसके चलते वह व्यक्ति उस इंप्रेशन पे कोई कोई कार्य करता है, तो सर आगे चल के जिस व्यक्ति ने वो इंप्रेशन दिया है वो उससे मना नहीं कर सकता है, पलट नहीं सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस एज अ स्वॉर्ड यूज करते हैं या एज अ शील्ड? सर इंडिया में डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को ओनली एज अ शील्ड किया जा सकता है। एंड सर अगर हम इंग्लिश लॉ को देखें तो वहां पर दोनों तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। ये किस जजमेंट में बोला गया है? सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। कोई बात नहीं, आप बताइए टेम्पररी इंजंक्शन कब कब ग्रांट किया जा सकता है? सर टेम्पररी इंजंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिविल प्रोसीजर कोर्ट में ग्रांट करते हैं। टेम्पररी इंजंक्शन को ऑर्डर 39 में दिया गया है। ये सर मुख्य रूप से 3 तरह की चीजों में हम इसको ग्रांट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर अगर कोई भी प्रॉपर्टी में अगर जो सब्जेक्ट मैटर है वो थ्रेटन है कि वो डैमेज किया जा सकता है या सर डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है या फिर एलिनेट किया जा सकता है, इस सूरत में कोई भी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों में से टेम्पररी इंजंक्शन के लिए अप्लाई कर सकता है। सेकेंडली सर अगर डिफेंडेंट थ्रेटन कर रहा है प्लेंटिफ को प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करने के लिए या फिर किसी भी प्रकार की इंजरी पहुंचाने के लिए, सर इस सूरत में टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर 39 में अप्लाई किया जा सकता है। एक पर्टिकुलर प्लेस से एक हैमर मिलता है, अक्यूज्ड पर्सन हैमर के मिलने के बाद बोलता है कि ये वही वेपन है जिससे मैंने मर्डर किया था, तो क्या ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है सेक्शन 27 में एविडेंस एक्ट? सॉरी सर, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? एक पर्टिकुलर प्लेस से एक हैमर मिलता है। जी सर। हैमर जी सर। मिलने के बाद अक्यूज पर्सन उस हैमर को देख के बोलता है कि ये वही वेपन है जिससे मैंने मर्डर कमिट किया था, तो क्या ये स्टेटमेंट रेलेवेंट है? सर सेक्शन 27 के अंडर सिर्फ उतना ही स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा जिसमें अक्यूज ने ये बोला है कि वो स्टेटमेंट मर्डर वेपन है, ना कि उसने मर्डर कमिट किया है। सर सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा जो कि सर पुलुकरी कोटाया के केस में कोर्ट ने बोला था। तो इस केस में ये रेलेवेंट नहीं होगा? नो सर, सर मर्डर कमिट किया है रेलेवेंट नहीं होगा 27 के अंडर। ठीक है, थैंक यू। सलोनी मैम प्लीज कंटिन्यू। रश्मि जी, आपने बताया कि आपकी हॉबी रीडिंग एंड राइटिंग है, तो जी मैम। रीडिंग एंड राइटिंग इन जनरल और इन रिगार्ड्स टू लीगल इश्यूज? सर नो, नॉट रिगार्ड्स टू लीगल मैम। एक्चुअली मैं अपनी हॉबी में पर्टिकुलर किसी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में लिखना पसंद करती हूँ, और सर मैम मुझे हिंदी लिटरेचर पढ़ना बहुत पसंद है। हिंदी लिटरेचर में क्या पढ़ा है अभी रिसेंटली आपने? मैम अभी मैंने रिसेंटली श्रीलाल शुक्ल जी की राग दरबारी पढ़ी थी। ओके, तो क्या लिटरेचर और हम पोएट्री जो होती है उसको हम सेम मान सकते हैं? नो मैम, लिटरेचर सर मैम लिटरेचर एक जेनस है एंड पोइट्री लिटरेचर का एक पार्ट है। तो आपको पोएट्री भी पसंद होगी फिर? यस मैम, मैंने हिंदी पोइट्री की है और मैंने मेरी पोइट्री कुछ कुछ मैगजीन्स में मेरे कॉलेज के टाइम में पब्लिश भी हुई है मैम। आप कोई भी पोएम की आप 2 लाइन सुना सकती हैं मैं? जी मैम। मैम मेरी 2018 में मेरी दादी की डेथ हुई थी, जिसके बाद मैंने एक पोइम लिखी थी। चूंकि मेरी दादी मेरे दिल के बहुत करीब थी, तो मैम अगर आप अलाउ करें मैं वो पोइट्री सुना सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। टूटते शब्दों से, कांपते होठों से, बेआवाज फुसफुसाते हुए तुम कुछ कहती थी और ये घर गूंज उठता था। अब तुम भी नहीं हो अम्मा और ये घर भी नहीं है अम्मा। मैम ये मेरा फर्स्ट स्टेंजा है। चलिए ठीक है, आप कहाँ से हैं?
मैम मैं कासगंज से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, तो लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं। सर ने आपसे टेम्पररी इंजंक्शन की बात करी थी, तो मैं जानना चाहती हूँ क्या सीआरपीसी में भी कोई इंजंक्शन इशू होता है? नो मैम। आप ये बताइए कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं? मैम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल सेक्शन 10 में दिए गए हैं। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों जो पार्टीज हैं वो मेजर होनी चाहिए, और मैम जो ऑब्जेक्ट है और कंसीडरेशन है वो दोनों लॉफुल होने चाहिए। और मैम जी जी मैम, दीज आर द एसेंशियल्स दैट आई एम एबल टू रिकॉल। यही, सिर्फ यही होते हैं एसेंशियल्स? मैम इफ यू अलाउ मी सम टाइम आई कैन रिकॉल। ओके, प्लीज। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बताइए कि कोई गजेटेड ऑफिसर की सिग्नेचर है और हमें उसे प्रूव करना है, तो क्या ये जरूरी है कि उस गजेटेड ऑफिसर को एज अ विटनेस हम कोर्ट में बुलाएं? मैम दिस इज क्या नो इससे मैम, रिलेटेड सिंस कहीं इट्स कोई प्रोविजन है? हाँ, जी प्लीज। जी मैम, इससे रिलेटेड प्रोविजन एविडेंस में दिया हुआ है मैम, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। यस मैम, इससे रिलेटेड डेफिनेटली एक प्रोविजन एविडेंस में है। क्या प्रोविजन है? चलिए ठीक है, आप प्रोविजन नहीं बता पा रही हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट तो पता होगा। नो मैम, सॉरी, नॉट एबल टू। जुडिशियल नोटिस के बारे में आप जानती हैं? यस मैम। क्या वहां पे कोई प्रोविजन है इससे रिलेटेड? जी मैम, ऑल दीज प्रोविजंस, यस मैम, all the seals, all the signature of gazetted officers, these are the facts that court should consider as proved. ठीक है, वेरी गुड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मैम वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की मैम, हाँ। मैम डेफिनेशन वॉइड अग्रीमेंट की है मैम, बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन नहीं है। श्योर है आप? यस मैम, आई एम श्योर। अच्छा, ये बताइए कि ए ने उनकी वाइफ के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने सी का मर्डर किया है। उनकी वाइफ ने प्रोसिक्यूशन के टाइम ये एविडेंस भी दिया। क्या ये एविडेंस जो उनकी वाइफ ने दिया है वो एडमिसिबल है? आप समझ गए क्वेश्चन या रिपीट करूं? नो मैम, प्लीज रिपीट इट काइंडली प्लीज। ए ने उनकी वाइफ के सामने ये कन्फेस किया कि उन्होंने सी का मर्डर किया है। ए का जब प्रोसिक्यूशन होता है तब उनकी वाइफ ने ये एविडेंस दिया कि ए ने ये कन्फेशन मेरे सामने किया है। क्या ये वाइफ का जो एविडेंस था वो एडमिसिबल एविडेंस है? मैम आई थिंक ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन में आना चाहिए, जो कि सेक्शन 123 में गिवन है, जहां पर कोई भी मैरिड कपल के बीच में कोई भी कॉन्वर्सेशन होती है, तो मैम वो बोथ है, ना ही वो अलाउड है और ना ही वो कंपेल की जा सकती हैं बोलने के लिए। सर तो मैम आई थिंक ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन कोई में कवर होना एक्सेप्शंस चाहिए। है? यस मैम, एक्सेप्शंस हैं मैम। बता फर्स्ट दें। ऑफ ऑल एक्सेप्शन है कि पार्टी के कंसेंट के द्वारा वो उजागर किए जा सकते हैं। सेकेंडली, अगर दोनों पार्टी के बीच में कोई केस है, या तो कोई सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, तो पार्टी आपस में एक दूसरे के खिलाफ वो एविडेंस दे सकती हैं। थर्ड, कोई थर्ड पार्टी की अगर थर्ड पार्टी ने कोई एविडेंस ओवरहियर किया है दोनों पार्टी के बीच की कॉन्वर्सेशन को, तो मैम थर्ड पार्टी वो दे सकती है। एंड लास्ट जो एक्सेप्शन है वो है स्टेट एक्ट अपार्ट फ्रॉम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं स्पाउसेस, बट कोई भी पर्टिकुलर एक्ट की स्पाउस का बिहेवियर कैसा था। मैम इसके रिगार्ड में एक केस भी था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, बट आई नो द फैक्ट्स। इफ यू अलाउ मी आई कैन असर्ट द फैक्ट्स। इट्स ओके, आप लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि 357A कॉम्पनसेशन की बात करता है। क्या 2013 अमेंडमेंट के बाद उसके बाद भी कोई सेक्शंस ऐड किए गए थे कॉम्पनसेशन से रिलेटेड? जी मैम, करे गए थे, जिसमें ये था कि प्राथमिक उपचार के लिए जितना भी खर्चा होगा वो अक्यूज्ड पार्टी से लिया जाएगा। एंड मैम एक और प्रोविजन ऐड किया गया था, जिसमें किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या पब्लिक हॉस्पिटल किसी में भी विक्टिम का प्राथमिक उपचार कराया जा सकता है, और कोई भी हॉस्पिटल उसके लिए मना नहीं कर सकता है।
जैसे कि आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हिंदी लैंग्वेज पर काफी अच्छी कमांड है, तो हिंदी हमारी क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है? नो मैम, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की बात करें मैम, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं है कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए? जी मैम है, एंड आई रेड अबाउट इट, बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। अच्छा, ऑफिशियल लैंग्वेजेस का कौन सा शेड्यूल है? मैम आई थिंक इट्स 8, शेड्यूल 8। कितनी लैंग्वेजेस है? 24 मैम, 24 है? they were अच्छा, 22, I think they were 22 languages। रिसेंटली एडेड लैंग्वेज कौन सी है? मैम बोडो डोगरी are the recent languages। श्योर है आपकी 24 लैंग्वेजेस है? मैम 22। चलिए ठीक है, तो आपका इंटरव्यू हम यहाँ पे खत्म करते हैं। तो मैं आपकी शुरू करती हूँ प्लस पॉइंट से। प्लस पॉइंट्स मुझे जो आपका सबसे अच्छा लगा कि आप प्रॉपरली ड्रेस्ड हैं, वेल ड्रेस्ड हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका लीगल नॉलेज, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। मतलब काफी इम्प्रेसिव है, बोर्ड को बहुत इम्प्रेस कर सकती हैं ये चीजें। कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखने की हैं वो ये है कि आप आंसर्स बहुत अच्छे दे रही हैं, प्रॉपर नॉलेज के साथ दे रही हैं, बट बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो रहा है आप पॉज, बिना पॉज लिए वहीं से शुरू करिए आंसर देना, और वो बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। ओके ठीक मैम। है, उस जी पे जी। थोड़ा सा वर्क करना है कि एक कुछ सेकंड का पॉज लेके फिर आंसर स्टार्ट करना है, ताकि बोर्ड को भी टाइम मिले और प्रॉपरली वो आपका आंसर सुन पाए। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर फ्रेमिंग, आपका जो पैटर्न है आंसर देने का वो काफी अच्छा है, उसमें कोई सुधार की जरूरत मुझे नहीं लगता कि है, बस यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ओके मैम। आपका जो हॉबी आपने बताई थी शुरू में, रीडिंग एंड राइटिंग, आप जी। ट्राई कीजिए कि आप वहीं पे स्पेसिफिक बता दें। ओके मैम। ठीक है, बोर्ड को पूछना ना पड़े कि आप किस फील्ड में आपको इसमें इंटरेस्ट है, वहीं पे आप क्लियर कर दीजिए। जी मैम। फिर कुछ प्रोविजंस थे जैसे अब्यूजिव वर्ड्स का आपको नहीं आया, जी ये जी। जजमेंट में काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है 294, जो ऑब्सीन एक्ट्स और उसके बारे में जी बात जी करता है, मैम। वहीं पे जी अब्यूजिव वर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, जी। उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और बेसिक प्रोविजंस जो हैं आप इंडेक्स को गो थ्रू कर लीजिए, अच्छे से हो जाएगा। बाकी आपने जो डिटेल्ड क्वेश्चंस थे सर के, टेम्पररी इंजंक्शंस, लीज लाइसेंस, पेटेंट लेटेंट एम्बिगिटी, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। जी मुझे नहीं लगता कि उसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो बिल्कुल परफेक्ट था। जी। ठीक है, थैंक बाकी यू आपको सो सर बताएंगे। ऑलरेडी आपको सब बता ही दिया है, पर मेरा बस ये कहना है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आप ध्यान दीजिए। थ्योरेटिकली आप बहुत साउंड है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, जब मैंने आपसे एक दो प्रॉब्लम्स पूछी, जैसे वो वेपन वाला जो था, उसमें सेक्शन 27 में ये है कि अक्यूज पर्सन जब बोलेगा उसके बोलने के बाद डिस्कवरी होनी चाहिए। और मेरा क्वेश्चन ये था कि हैमर पहले ही मिल गया है, उसके बाद अक्यूज पर्सन ने बोला। जी। आपका आंसर सही था कि रेलेवेंट नहीं है, पर रेलेवेंट नहीं होने के पीछे का कारण गलत था। जी तो सर। उसका आप ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे थोड़ा सा वर्क करिए आप। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, कमांड बहुत अच्छी है, आंसर्स बहुत ही अच्छे दिए आपने। आप बोल रहे थे नर्वस, मुझे लगा नहीं नर्वस आप हुए कहीं पे भी। थोड़ा सा आप आंसर्स बस फास्ट कर रहे थे, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहे थे, मतलब आपको आता सब कुछ है ये समझ में आ गया हमको, जी पर ओवर एक्साइटेड थे आप आंसर्स देने के लिए। उसको थोड़ा सा आप एक दो सेकंड का पॉज लेके बोले तो अच्छा रहेगा। ऑल द जी बेस्ट। जी सर, थैंक ठीक यू है, सो मच सर, एक थैंक यू सो मच। हाँ, यही ऐड करूंगी मैं कि ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस जो है वो उसको मेंटेन करना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। जी मैम। Unacademy.
Let's crack it.